जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 17 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और MCQs को बहाना बनाते हुए फिर से एक बार हर एक आर्टिकल को, हर एक न्यूज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में कौन सा शहर 44वें स्थान से सुधार करके तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के रैंकिंग में जो है कौन सा शहर 44वें स्थान से सुधार करके तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। तो इसको याद रखिएगा, लखनऊ। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि अब रैंक 44वां स्थान से सुधार करके तीसरा रैंक प्राप्त कर लेना स्वच्छता के मामले में बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा शहर है? लखनऊ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, लखनऊ जो है इसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 44वें से तीसरे स्थान पर बड़ी छलांग लगाई। स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है जारी करता है। इस सर्वे में शहरों की सफाई, कचरा प्रबंधन और नागरिकों की फीडबैक जैसे मानकों को देखा जाता है। रिपोर्ट का मकसद जो होता है शहरों में स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, रिपोर्ट का मेन मकसद होता है। 2023 में जो है लखनऊ का स्थान 44वां था, लेकिन 2024 में तीसरा रहा है। 2024 में अहमदाबाद पहले, भोपाल दूसरे और लखनऊ जो है तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अहमदाबाद इसमें पहले स्थान पर रहा है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रो असीम कुमार घोष को जो है हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये तो पता ही होगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है इनके द्वारा जो है असीम कुमार घोष को जो है हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो है असीम कुमार घोष जो है हरियाणा का राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार तो केवल राष्ट्रपति को ही होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत प्रेस रिलीज एवं सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए यह जानकारी जो है सार्वजनिक की जाती है। हालिया नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की गई है, जैसे गोवा, लद्दाख के लिए भी। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या मुख्य न्यायाधीश जो है ये राज्यपाल नियुक्त नहीं करते हैं। तो ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रक्रिया जो है केंद्र अनुशंसा पर भेजती है, लेकिन अंतिम नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। ठीक है, ये है असीम कुमार घोष जी, तो इनको पहचान भी लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा? इसको याद रखिएगा, हरियाणा में। कहाँ पर विकसित किया जाएगा? हरियाणा में जो है एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी जो है विकसित किया जाएगा। देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में जो है यह जंगल सफारी विकसित की जाएगी। यह परियोजना जो है लगभग 10,000 एकड़ में फैलेगी, जो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बन सकती है। इसका मकसद क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, इको टूरिज्म और स्थानीय लोगों के लिए जो है रोजगार के अवसर प्रदान करना जो है इसका मुख्य मकसद है। सफारी का डिज़ाइन जो है गुजरात के मशहूर वन तारा रेस्क्यू सेंटर से प्रेरित है, जिसमें पर्यावरण अनुकूल तकनीकें अपनाई जाएंगी। पहले भारत में इतनी बड़ी सफारी नहीं थी। यह अपनी भव्यता और जैव विविधता के लिए जो है मिसाल बनेगी। आमतौर पर इतनी बड़ी सफारी अफ्रीका में मिलती है, भारत में यह पहला उदाहरण होगा। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री मोहम्मद बुहारी का जो है निधन हो गया है? हाल ही में
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री मुहम्मदू बुहारी का जो है निधन हो गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इनका जो है ये पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये जो है इनका निधन हो गया है। इनका निधन जो है 82 वर्ष की आयु में लंदन में हुआ। वे नाइजीरिया का राष्ट्रपति 2015 से 23 के रहे और पहले सैन्य शासक जो है रह चुके हैं 1983-85 में। बहादुरी के अनुशासन के लिए जो है वॉर अगेंस्ट इनडिसिप्लिन जैसा अभियान इन्होंने चलाया था। रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा जो है ये पुष्टि की गई है। अंतिम समय तक लंदन में इलाज ये करा रहे थे। अफ्रीकी देशों में बुहारी का सत्ता में सैन्य व लोकतांत्रिक दोनों रूपों में नेतृत्व जो है दुर्लभ उदाहरण है। तो इनको जो है आपको याद रखना है इसको, ठीक है। ये है राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि हाल ही में किस राज्य ने प्रौद्योगिकी संचालित अभियान के माध्यम से 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने प्रौद्योगिकी संचालित अभियान के माध्यम से जो है 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की जो है पहल शुरू की है। तो इसको याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश ने जो है प्रौद्योगिकी संचालित अभियान के माध्यम से 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू किया है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए तकनीकी अभियान शुरू किया है। प्रोजेक्ट में IIT कानपुर, BHU लखनऊ और रुड़की जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों से की मदद ली जा रही है। सिंचाई, वन, पंचायती राज सहित 10 विभागों की सामूहिक भागीदारी जो है तय की गई है। हर जिले के DM को अपने क्षेत्र की एक नदी पुनर्जीवित करने का टास्क मिला है, ठीक है। इस अभियान में भूवैज्ञानिक सर्वे, रिमोट सेंसिंग और व्यापक वृक्षारोपण पर जोर दिया गया है। ऐसी राज्य स्तरीय टेक्नोलॉजी आधारित सामूहिक रिवाइवल प्रोजेक्ट जो है देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो ये एक तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा न्यूज़ है था, बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 18-20 जुलाई 2025 तक जो है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की घोषणा कहाँ पर किया है, ठीक है। कहाँ के लिए घोषणा किया है, तो इसको याद करके रखना है। वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में जो है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा 18 से 20 जुलाई, ठीक है। देखिए, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जो है 18 से 20 जुलाई 2025 को वाराणसी में आयोजित होगी। केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इनकी घोषणा किया है। आयोजन स्थल कहाँ है? तो आयोजन स्थल की बात करें तो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर वाराणसी जो है ये आयोजन स्थल है। थीम क्या रहेगी? तो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जो है इसकी थीम रहेगी। देश भर से 500 युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आयोजन जो है केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को नशा मुक्ति, आध्यात्मिकता व नेतृत्व के लिए प्रेरित करना और 100 से अधिक संगठनों के साथ रणनीति बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, ठीक है, इन्होंने 18 दिनों के अंतरिक्ष प्रवास के बाद किस तट पर वापसी की है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी जो हैं इन्होंने 18 दिनों के अंतरिक्ष प्रवास के बाद जो है किस तट पर वापसी किए हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कैलिफोर्निया तट पर। कहाँ पर? कैलिफोर्निया तट पर जो है इनकी वापसी हुई है, ठीक है। देखिए, शुभांशु शुक्ला जी जो है ये 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में लौटे। वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में हुई। मिशन की शुरुआत फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 25 जून 2025 को हुई थी। ये न्यूज़ भी मैंने आपको बताया था। इस मिशन में उन्होंने माइक्रोग्रेविटी व स्टेम सेल समेत 7 वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसरो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से पहली बार भारतीय नागरिक की इतनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा रही है। आमतौर पर ISS मिशन की वापसी फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया के समुद्री तटों पर ही
स्प्लैश डाउन के जरिए होती है। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है शुभांशु शुक्ला जी, इनको देख सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जो है NSA के किस संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के किस संस्करण के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 5वें संस्करण के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसके DPIIT जो है इन्होंने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के 5वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। NSA स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की प्रमुख पहल है जो नवाचार, सामाजिक प्रभाव और स्केलेबिलिटी पर जोर देती है। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो योग्यता जांच, सेक्टर शॉर्टलिस्टिंग और विशेषज्ञ पैनल का मूल्यांकन जो है ये आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। इस बार जो है कृषि, क्लीन एनर्जी, फिनटेक, एरोस्पेस, हेल्थ, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी जैसे कई सेक्टर जो है शामिल किए गए हैं। DPIIT ही रिपोर्ट और विजेताओं की घोषणा करता है। पिछले 4 संस्करण जो है सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। विजेता स्टार्टअप को जो है 10 लाख रुपए का पुरस्कार और विभिन्न सरकारी निजी प्लेटफॉर्मों पर जो है विशेष अवसर मिलते हैं। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 3रा संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 3रा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो है नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 3रा संस्करण लॉन्च किया गया है। देखिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो है इसे नीति आयोग ने इसका 3रा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया। इसे आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी के द्वारा जो है 14 जुलाई 2025 को जारी किया गया। यह रिपोर्ट जो है भारत के व्यापार और सेवा क्षेत्र की स्थिति पर डेटा विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसकी थीम क्या है, तो इस बार रिपोर्ट में अमेरिका की टैरिफ संरचना में बदलाव और उसका भारतीय व्यापार पर असर भी जो है शामिल है। हर तिमाही नीति आयोग द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। वाणिज्य मंत्रालय जो है आमतौर पर निर्यात, आयात और विदेशी व्यापार नीति से जुड़े अन्य सूचकांक जारी करता है, जबकि ट्रेड वॉच क्वार्टरली नीति आयोग का प्रमुख विश्लेषणात्मक प्रकाशन है। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे, सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे। तो क्लास कैसा लगा फीडबैक के रूप में कमेंट करना ना भूलें। अगर क्लास आपको बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल जो है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।